और जी एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, दो क्वेश्चन हमने कल इस पे बात कर ली थी। टास्क टू इज द एसे, और जो आपका टास्क वन है वो रिपोर्ट राइटिंग या आपका लेटर राइटिंग है। अगर तो आप कैंडिडेट हैं एकेडमिक के, तो आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आती है। एग्जामिनर की सजेशन होती है कि जी 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करें। ये फिक्स्ड नहीं है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 60 मिनट्स हैं टेस्ट करने के लिए। इस 60 मिनट्स की मैनेजमेंट आपके हाथ में है। टास्क वन पहले करें, टास्क टू पहले करें, योर विश। टास्क टू पे कितना टाइम स्पेंड करना है, टास्क वन पे कितना करना है, आपके पास है। आपको ये टोटल टाइम दिया जाता है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे आपको दे दिए जाते हैं। टास्क वन की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि इसमें 150 वर्ड्स आपने मिनिमम लिखने हैं। अब हम क्योंकि कंप्यूटर बेस पे आ गए हैं, तो आप जो वर्ड्स टाइप करते हैं नीचे काउंटर चल रहा होता है। इट बिकम्स रियली इजी टू सी हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी रिटन एंड हाउ मेनी यू आर शॉर्ट। क्वेश्चन एक ही आता है, चेंज नहीं होता। जो आ गया बस उसी को सॉल्व करना है आपने। इफ यू टॉक अबाउट द जीटी पेपर, तो जीटी में भी सेम यही क्राइटेरिया। आपको क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन चेंज नहीं होता। आपने लिखना लेटर होता है और आगे लेटर की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे सेम अप्लाई होते हैं। आपने 60 मिनट्स में इसको सॉर्ट आउट करना है। अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस कर लें, तो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये जितनी बातें लिखी हैं ये सारे आपके टाइप्स हैं। इसी तरह ये जीटी की जितनी लिखी हुई हैं ये आपकी टाइप्स हैं। गुड। एग्जाम में इनमें से कोई एक आना है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द लाइन ग्राफ, ठीक है। एकेडमिक वाले से बात करूं, आपके जो ये ग्राफ्स की बात हम करते हैं, आपने मैथ्स में, इंटर में, मैट्रिक में, या अगर आपने आगे फर्दर क्वालिफिकेशन ली है तो मैथ्स अगर आपने रखा तो आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं आती है, बड़े बेसिक किस्म के ग्राफ आते हैं। ये इतने बेसिक है कि अगर मैं किसी लोअर लेवल क्लास के किसी बच्चे को समझाऊं तो वो भी समझ जाएगा कि किसकी वैल्यू और कितनी वैल्यू है। बस इसकी बात हो रही है। किसकी मीन्स कि किस एंटिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यू मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या दी हुई है। आपको ग्राफ पेपर कभी भी नहीं आता। ग्राफ पेपर एक मैश बना होता है छोटे छोटे बॉक्सेस का। दे नेवर गिव यू ग्राफ पेपर इन द एग्जाम। आपको जैसे ये ब्लैंक शीट आपको नजर आ रही है पीछे, इस पे अगर मैं एक लाइंस ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, और यहाँ पर मैं नीचे बता दूं कि लाइंस किसकी हैं, मींस यहाँ पे कैलिब्रेशन में बता दूं आपको जनरल सी। जैसे हम आपको ईयर्स बता दूं, फॉर एग्जांपल इसको हम 2003 ले लेते हैं, मैं 03 लिख रहा हूँ। 2004, 5, और ये हम ले लेते हैं 2006। और इधर मैं बता दूं ये 10% है, 20% है, 30% है, 40% है। यहाँ मैं ले लूँ 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, जो भी यूनिट्स मैंने यूज करने हैं, ठीक है। इतना सिंपल सा ग्राफ आता है कि किस ईयर पे क्या वैल्यू थी किसकी। तो यहाँ पे कह लें एक्स, वाई और जी, तीन एलिमेंट्स हैं। तीनों ही गिवन होते हैं क्योंकि कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कि आपने एक्स वाई की वैल्यू दी तो जी निकालना है, ठीक है। वो आपको ये कैलिब्रेशन भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, और इन एंटिटीज का नाम भी बता दें। आपने सिर्फ रीड करके उसको राइट करना होता है। दीज आर द क्वेश्चंस। आपका लाइन ग्राफ और बार ग्राफ दोनों एक ही जैसे होते हैं। अगर मैं बार ग्राफ की बात करूं तो उसमें इस तरह से बार्स बनी होती हैं। आइट्स में हम इसको बार ग्राफ बोलते हैं, और मैथ्स में आप इन्हीं क्वेश्चंस को हिस्टोग्राम्स बोलते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो, ठीक है। सेम चीज है। इसमें भी यही है। इसमें यहाँ पे ईयर मेंशन होते हैं या चीजों के नाम लिखे होते हैं, और इधर आपकी कैलिब्रेशन होती है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक ग्राफ्स। इसमें कोई किसी किस्म की हैवी किस्म की चीज नहीं आती है। बाकी आपको पाई चार्ट्स आ जाते हैं, टेबल आ जाता है, डायग्राम्स आ जाती हैं। ये जब जब हम करेंगे इसकी मैं डिटेल्स में तब चला जाऊंगा। कहने के क्वेश्चन फिक्स्ड है। हम लाइन ग्राफ कवर करेंगे तो समझे आपका बार भी कवर है, क्योंकि दोनों को करने का तरीका का एग्जैक्टली सेम। इफ यू टॉक अबाउट द लेटर्स या जीटी का पेपर, तो अगेन आपने अपने स्कूल कॉलेज में लैंग्वेज पेपर्स के अंदर एप्लीकेशंस, लेटर्स और एसेस पढ़े होते हैं। एक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जो आपने लेटर्स पढ़े थे उस वक्त में, ये वही वाले लेटर्स हैं, ठीक है। हाँ, इसमें उन्होंने टाइप्स बना दिए हैं। एक आपको फॉर्मल आ जाता है, एक आपको सेमी फॉर्मल आ जाता है, एक आपको इनफॉर्मल आ जाता है। आपने जब लेटर्स पढ़े होंगे तो कई बार आते हैं खत लिखें अपने फैमिली मेंबर को, खत लिखें मे बी किसी इदारे को। यहाँ पर भी सेम सिनेरियोज हैं, बस उन्होंने इसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एग्जाम में इनमें से एक ही अगर हम इनकी टाइप्स पता है सॉरी, हम क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। गुड। हाँ जी, जनरल आइडिया हो गया सबको।
ठीक है, ओके जी। एज पर दिस क्वेश्चन, लाइन की प्रेजेंटेशन आ रही है, और जैसे भी हमने डिस्कस किया कि आपको एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके ऊपर एंटिटीज। ये आपकी वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आमतौर पे आइट्स में जितने भी ग्राफ्स आते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें वो टाइम फ्रेम दे देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1970 से लेके 2030 तक का टाइम है, और अगर हम प्रेजेंट बात करें तो वी आर इन 2025। इसका मतलब है इसमें पास्ट, यहाँ पर जाके कहीं प्रेजेंट, और फिर आगे फ्यूचर की प्रिडिक्शंस। ठीक है, हमारे पास जो वाई एक्सिस पे जो हमारे पास कैलिब्रेशन है, वो नंबर ऑफ कम्यूटर्स मिलियंस में है। कम्यूटर्स क्या होते हैं? कम्यूट करना का मतलब होता है सफर करना, और जो सफर करने वाले होते हैं वो कम्यूटर्स होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी जा रहा है। जैसे आज आप अपने घर से हमारे कैंपस में हैं, आप कम्यूटर्स हैं। कम्यूट कैसे किया है? कोई बस से आया है, कोई ट्रेन से तो नहीं आया होगा। आए हैं, अच्छा चलो शायद मेट्रो से आए हैं। कोई बस से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई कार से आया है, कोई बाइक से आया है। वो आपका मीडियम था। कम्यूट कैसे किया आपने? ठीक है, तो कम्यूटर्स मीन्स द पर्सन हु आर ट्रेवलिंग। जितने लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, ये फिगर जो है ना मिलियंस में है। इसका मतलब कि ये 3 मिलियन है, ये 6 मिलियन है, ये 9 मिलियन है। ये इन्होंने नंबर ऑफ दिया हुआ है कि कितने मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब है कि 1970 में 3 मिलियन लोगों ने ट्रेवल किया, 6 ने ट्रेवल किया, 9 मिलियन ने ट्रेवल किया। अब हम ग्राफ जिस चीज का पढ़ रहे हैं उसको हम एंटिटी कह देते हैं। इसमें 3 एंटिटीज हैं। ये आपको क्योंकि कलर पिक्चर नजर आ रही तो वी कैन नेम इट बाय कलर, बट एग्जाम में लेबल्ड होता है। आपका जो कार है वो ये वाला, मैं इसको सी लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार आसानी हो। दिस इज कार। ये जो आपकी ग्रीन लाइन है बेसिकली दिस इज बस। और ये जो आपकी ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंज येलो कह सकते हैं, दैट्स योर ट्रेन। गुड। एज पर द ग्राफ, 1970 में 6 से कम और 3 से ज्यादा, मीन्स 3 मिलियन से ज्यादा और 6 मिलियन से कम लोगों ने बाय कार ट्रेवल किया। अब इसके दरमियान हमारे पास फिगर्स नहीं है, मगर इतना तो कंफर्म है कहीं पे 4 होगा और कहीं पे 5 होगा, क्योंकि ऊपर 6 है। गुड। इसलिए इस पेपर के अंदर आप एक रफ एस्टिमेशन ले सकते हैं चीजों को, जहां पर फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर तो एक वैल्यू स्टार्ट ही यहां से हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो लाइन एग्जैक्टली यहां से ड्रॉ होके ऐसे जा रही है, और इसको हम फिलहाल बाइक कह देते हैं, मोटर बाइक। कितने लोगों ने मोटर बाइक से ट्रेवल किया? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार 1970 में देवर एग्जैक्टली 3 मिलियन पीपल हु वर कम्यूटिंग थ्रू मोटर बाइक। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो फिर जो रेफरेंस वैल्यू होती है आप उसको यूज करते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि बस का जो ट्रेवल है वो 3 मिलियन से ज्यादा था। आप ये भी लिख सकते हैं जो कार से ट्रेवल था वो 6 मिलियन से कम था। या आप एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं जिसके अंदर आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू डालते हैं। आप कहते हैं कि जी नियरली, रफली, अराउंड 4 मिलियन, या इसी तरह नियरली, रफली, अराउंड 5 मिलियन। तब एग्जामिनर आपको पिनलाइज नहीं करेगा। सो दैट्स द वे वी रीड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जितनी इंफॉर्मेशन है बस इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपने लिख के दे देना, दैट इज द टास्क। ओके हो गया? यहां तक मेरे साथ है? ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो एक लाइन है यहां से लेके यहां तक, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। शुरू कहां से हुई, दरमियान में क्या क्या हुआ, और एंड कहां पे जाके होगा। एक लाइन के बारे में बात करनी है सिर्फ, और इसको आपने एक्सप्लेन करना है। कर सकते हैं? 3 4 लाइनें बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी लिखते हुए। हाँ जी, कैन वी डू इट? ठीक है, लिखे। जब लिख लेंगे तो मुझे बताना है, विल टॉक अबाउट इट ऑनलाइन फ्रेंड्स। इस सिर्फ ये जो मैंने लाइन मार्क किया है दैट इज द कार। आपने मुझे कार के सारे वैल्यूज बता देने 1970 से लेकर 2030 तक, और दरमियान दरमियान में जो भी इसमें अच्छी बातें हुई हैं मैं देखना चाहता हूँ आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे मुझे, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, तो जैसे ही लिख ले मुझे बता दें। ऑनलाइन फ्रेंड्स यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। प्लीज।
जी सर प्लीज। In 1970, the usage of the car in the Europe was 5 million. It was constant up to 1980. ठीक है, बस यहीं पे रुके, यहीं पे रुके। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखे, इन्होंने कहा जी 1970 से 80 तक ये कांस्टेंट रहा और ये राउंड अबाउट 5 मिलियन रहा। इन्होंने एक्चुअली इस पोर्शन को डिस्क्राइब कर दिया। अगर मैं लाइन को गौर से देखूं तो स्लाइड इंक्रीमेंट है मगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ये एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे सर जी प्लीज। After that, there was an increase in the usage of car in 1990 up to 2000, and the number of computers was 7 million. ठीक हो गया। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ कम्यूटर्स वर 7 मिलियन। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे कैलिब्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपने अप्रोक्सीमेशन की वोकैबुलरी यूज करनी है। यू हैव टू गिव राउंड फिगर, वरना एग्जामिनर आपको पिनलाइज करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वोकैब दे दें। अच्छा, एक चीज और, आपने जो आफ्टर दैट का वर्ड यूज किया बहुत अच्छा यूज किया, क्योंकि आप 1980 के बाद आफ्टर दैट की बात कर रहे हैं। तब 1980 से लेके अगर 2000 को इकट्ठा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं आफ्टर 1980 अप टिल 2000 there was a slight increase in the number of commuters which was roughly 7 million। तो फिर क्या था, आपका ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन हो जाना था, दिस वाला। मेकिंग सेंस? ठीक है, आगे पढ़िएगा सर जी 2000 से आगे। After that, the number of computers was constant from 2000 to 2010. परफेक्ट हो गया, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, अब इन्होंने दो दफा कांस्टेंट की स्टेटमेंट यूज की है, कोई मसला नहीं है। अगर हमें लाइन का जो ट्रेंड है वो नजर ही कांस्टेंट आ रहा था, हम उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे हालांकि एक बिल्कुल माइनर इंक्रीमेंट है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो माइनर इंक्रीमेंट का वर्ड यूज कर लें और यहाँ पर कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लें, दैट विल बी मोर बेटर। बिकॉज इसी जब आप ग्राफ्स करें तो आपने अपने ग्राफ्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, या बहुत ध्यान से देखना है कि लाइन का टिल्ट किस तरफ है लाइन ग्राफ्स के अंदर। जी सर, आगे बोलिएगा। And the usage of car is about 7.5 million. एग्जैक्टली exactly, अब ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने 8 नहीं कहा, उन्होंने कहा जी तकरीबन तकरीबन ये 7.5 मिलियन को टच कर, दैट्स फाइन। अब यहाँ पर अगर आप 8 भी लिख देंगे ना तो तभी एग्जामिनर मान जाएगा, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज दे रहे हो। जी सर, आखिरी बात है। They will be using in 2030 and the number of computers will be 9 million. ठीक है, 9 मिलियन से थोड़ा सा कम है, आप कह सकते हैं इट विल टच ऑलमोस्ट 9 मिलियन। ठीक है, हाँ जी, तकरीबन तकरीबन आप लोगों ने ऐसे लिखा है। ठीक है, गुड हो गया। इसको हम कहते हैं कि एक्चुअली आपने लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स फाइन। ये आपका सबसे पहला टास्क है जो आपने ग्राफ्स को करते हुए करना है। आप लाइन ग्राफ कर रहे हैं, बार ग्राफ कर रहे हैं, आपको पहले एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि यार अगर किसी एक लाइन को लेके चलना है तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ यार ये दो लाइंस को इकट्ठा ले लें, तो मेरा नहीं ख्याल आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप बता सकते हैं कि 1970 एक दफा लिखना है और उस टाइम पे मैंने ट्रेन का भी रेफरेंस दे देना है कि ट्रेन की क्या वैल्यू थी, और मैंने साथ बस की भी वैल्यू बता देनी है। और अगर मैं आपसे कहती हूँ इन तीनों को इकट्ठा लेके चलें, तो मेरा ख्याल है तब भी शायद आपको अब इशू ना हो। आपको पता है कि मैं 1970 से 80 की बात करता हूँ और तीनों चीजों को रेफरेंस में ले लेता हूँ। मेकिंग सेंस? तो अगर आपको दो या तीन चीजें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले एक लाइन को लिखना सीख लो। वंस यू आर डन विद दैट थिंग, आप दो और तीन लाइनों को इकट्ठा डाल देंगे, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम बनेगा, ईयर सेम बनेगा, बस उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ओके हो गया? अच्छा, मुझे एक लाइन लिख दें, जस्ट वन लाइन, जिसमें 1970 से 1980 का रेफरेंस दें और इन तीनों को एक ही लाइन में ले लें, जिसमें ट्रेन, कार और बस तीनों का रेफरेंस आना चाहिए। सिर्फ 1970 से 1980 का लिख दें मुझे। एनीवन, जो भी आपने लिखा मुझे सेंटेंस पढ़ के सुना दें, हम उसी को एग्जांपल ले लेंगे। सर ऊंचा पढ़िएगा प्लीज। Number of people travel during 1970 to 1980 is the car with minor increment, ठीक है, whereas for bus it came down a little bit, ओके, and using train and traveler using train stay same. ठीक है। आपने 1970 से 1980 के अंदर तीनों लाइंस का मुझे ट्रेंड बता दिया, दैट्स फाइन। ठीक है जी, एनीबडी एल्स जी, और किसी का आंसर जिसमें फिगर्स आए हो? आप रुके, आप रुके सर जी। सर
In 1970, number of computers traveling to power is less than 6 million, which approximately equals 5 million. Which is more than the number of computers traveling to train and bus. आहिस्ता आहिस्ता सरकार है, इनसे समझ ही नहीं आनी। ऊंचा और आहिस्ता बोलें ताकि हम सब फॉलो कर सकें। दोबारा से। In 1970, number of computers traveling to power is less than 6 million. बस इधर ही रुकें, ठीक है जी। पहला फिगर आ गया। 1970 का कार का उन्होंने हमें एक रेफरेंस दे दिया, लेस देन 6 मिलियन। गुड, आगे जी। Which approximately equals 5 million. Which ठीक है, is अच्छा एक मिनट रुकें। अब ये वाला काम नहीं करना, आपने एक ही बात को दो दफा कह दी। यहाँ तो लेस देन 6 करके बात खत्म कर दें, या अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन लिखें। अब यह आपका एक फ्रेज इसमें एक्स्ट्रा हो गया। गुड, आगे सर। which is more than the number of computers traveling through train and bus. बस इधर ही रुके। विच इज, हम 5 मिलियन ले लेते हैं, ठीक है। इन 1970 commuters traveling by car is roughly 5 million, which is more than commuters traveling by train and bus. ये जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, वैसे भी मैंने लिखवानी थी मगर इन्होंने पहले लिख दी है। इन्होंने कंपेयर कर दिया दोनों को। आगे बोलिएगा क्या लिखा है। Which are 2 million and 4 million respectively. Which are 2 million And 4 million respectively. और स्टेटमेंट दोबारा बोलिएगा। which is more than, Which are approximately 2 million and 4 million respectively. पीछे जाएं, ट्रेन और बस वाली लाइन से पीछे। Approximately equals 5 million. हाँ, यहाँ से आगे बढ़े। Which is more than number of computers traveling through train and bus. ठीक है, इन्होंने ट्रेन का वर्ड पहले बोला है, बस का वर्ड बाद में बोला है, फिर इन्होंने दो फिगर्स दिए हैं, 2 मिलियन और 4 मिलियन, और फिर इन्होंने रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा। ठीक है, सो दैट शोज के इस कैंडिडेट को ऑलरेडी पता है कि फिगर्स कैसे कोड करनी है। ठीक है, इनको हम जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। और किसी ने कुछ लिखा है, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें से एग्जांपल निकाल के आपको दूं। सर ऊंचा बोलिएगा। And basically, you know, we can try explain. ठीक है, बोलें कैसे लिखें। From 1997 to 1980, the number of computers will almost constant, ठीक है, and it will be in between 2 million and 6 million. ठीक हो गया, बिटवीन 2 मिलियन एंड 6 मिलियन। ठीक है, रेफरेंस आ गया हमारे पास और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं आइट्स में हमें नंबर कहाँ से मिलेंगे। ये चीज आपने समझनी है। क्या चीज। The usage of carbon computers is higher as compared to the other vehicles from 1970 to 1970. ठीक है, ये भी ठीक है। द यूजेज ऑफ कार कम्यूटर्स इज मोर देन द कम्यूटर्स ऑफ 1970 टू 80 देन अदर टू। बिल्कुल ठीक है। अब आइट्स में नंबर कैसे लेने हैं, आपकी सब की बातों को इसमें ऐड करते हैं हम। ठीक है, पहली चीज, आइट्स की जो मेजर रिक्वायरमेंट है टास्क 1 की, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो कहते हैं कंपैरिजन किया करें। जैसे यहाँ पर लिखा मेक कंपैरिजंस, और साथ में लिखा है कि मेन फीचर्स। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करूं, मैं क्वेश्चन आपको जरा पढ़ा देता हूं ताकि आपको एक सेंस क्रिएट हो जाए। एज पर योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क 1, ये तो आपका मेन क्वेश्चन है, ये उसका कैप्शन है। इसमें क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ बता रहा है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ बिलो शोज एवरेज नंबर ऑफ यूके कम्यूटर्स ट्रेवलिंग ईच डे बाय कार, बस और ट्रेन बिटवीन 70 एंड 2030। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा हुआ। क्वेश्चन आपका ये है, दिस स्टेटमेंट इज द क्वेश्चन। जिस उसने कहा है कि जी समरी बनाएं, मेन फीचर्स बताएं और कंपैरिजंस करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट कहां से करवाया, मैंने कहा था यार पहले मुझे सिर्फ एक लाइन के बारे में लिख दो। द थिंग इज दिस कि आपको एक लाइन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए सेक्शन वाइज। अगर आपको वो आता है, इसका मतलब कि आपकी बेस टांग हो गई है। फिर आपको मैंने क्या यार, इन तीनों को सिर्फ लिख दो ये वाला, और अभी मैंने तीसरा स्टेप कंपेयरिंग वाला आपको करवाना था। अब आइट्स में नंबर कहां से निकालते हैं, जिसकी हम मेन फीचर्स की बात करते हैं। मेन फीचर को ध्यान में रखना है। जब भी आपका ग्राफ आता है, यहां पर ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1970 है और इसका एंडिंग पॉइंट है 2030। 1970 की वैल्यूज सारी एंटिटीज की और 2030 की वैल्यूज सारी एंटिटीज की, ये मेन फीचर में इंक्लूडेड है। जिसके अंदर आप दो एंड्स की बात करेंगे कि शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां पे हो रहा है या होगा। इसी आयत में आपने जब भी किसी भी ग्राफ को, लाइन को एक्सप्लेन करना है और आप उसकी स्टार्टिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये वाला फिगर भी डालना है
ये वाला फिगर भी डालना है, ये वाला भी डालना है। अगर आप इसकी एक जनरल स्टेटमेंट बना देंगे कि 2 मिलियन से ज्यादा और 6 मिलियन से कम है, मेरे पास फिगर्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे कार इनमें सबसे ज्यादा है, बस और ट्रेन से कम है, मेरे पास फिगर्स नहीं आ रहे हैं। मुझे फिगर चाहिए, और अगर फिगर डालते साथ आप उसको कंपेयर कर दें, नाउ दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्या लिखा हुआ है? एंड ये एग्जामिनर की डिमांड है। अगर आप ये कर लेते हैं, जो कि अब तीसरा स्टेप हमारा आ रहा था, कि फिगर डालें और कंपेयर भी करें, नाउ देन वी गोना हैव अ वेरी गुड एंड अ बेटर स्टेटमेंट। ठीक है। अब आपको मैं दोबारा 2 मिनट दे रहा हूं, आपने जो स्टेटमेंट लिखी ना इसी को अमेंड करना है। मुझे ये तीनों फिगर्स चाहिए, ये तीनों फिगर्स अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, डालें। और मुझे कंपैरिजन भी चाहिए कि कौन ज्यादा और कौन कम है। 1 से 2 लाइन का जुमला बनना है सिर्फ, जिसके अंदर ये हमारा 1970 और 80 सारा एक्सप्लेन हो जाए। मुझे फिगर चाहिए 70 के, और मुझे कंपेयरिंग स्टेटमेंट चाहिए कौन ज्यादा और कौन कम है, तीनों के। ठीक है। जल्दी से लिखिए, मुझे स्टेटमेंट दिखाएं। ओके। ये आपके वन ऑफ द ऑनलाइन कैंडिडेट से आंसर लेके भेजा। हम इसी को सैंपल लेके यहाँ से चलते हैं। मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट करूंगा। इट्स रिटन एनालाइजिंग द यूज ऑफ कार एज अ कम्यूटिंग मीडियम फ्रॉम 1970 टू 1980, द कार यूज वाज स्लाइटली इंक्रीजिंग बट यूनिफॉर्म दैट वाज अराउंड 5 मिलियन। इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कार एक्सप्लेन्ड है 1970 से 80 तक। अगली स्टेटमेंट में, ये ट्रेन शोड द सेम ट्रेंड विद द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। ये जो वाली बात है ना, द सेम ट्रेंड, ये कंपेयरिंग स्टेटमेंट है। ये कंपेयर किया। अब किसके साथ कंपेयर किया है? डेफिनेटली कार के साथ कंपेयर हुआ, क्योंकि ऊपर कार वाली लाइन लिखी हुई है। कार में क्या है जी? स्लाइटली इंक्रीजिंग है, और ट्रेन का भी ने क्या? सेम ट्रेंड। इसका लेके ट्रेन का भी इंक्रीजिंग है, मगर अगेन स्लाइटली वाला। दूसरी बात, उसकी वैल्यू आ गई। तीसरा उन्होंने लिखा, बट यूज ऑफ बस रिमेन कांस्टेंट विद 4 वैल्यू 4 मिलियन। अब ये जो सिर्फ बट का वर्ड है, ये भी कंपेयरिंग है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जब बट लगाया है तो ये दोनों के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया है कि इसका तो कांस्टेंट है। और एंड पे उन्होंने एक सम अप लाइन लिख दी है, कम्यूट यूजिंग कार वाज मोर देन बस एंड ट्रेन। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सारा कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अब इसको हम और इंप्रूव कर लेते हैं। इसके अंदर बेटर क्या किया जा सकता है? हम ये कह सकते हैं कि जी इन 1970, अब मैं स्टेटमेंट्स को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं ओरल बोलूंगा, आपने फॉलो करना है। बजाय इसके क्या आप लिखे जी? एनालाइजिंग द यूज ऑफ कार। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। अब मैं पेन का कलर ब्लू कर लेता हूँ, इनको वाइट करें। ठीक है। आप सिंपली स्टार्ट करें जी, इन 1970 कार यूज was approximately 5 million, which is या which was the highest। अब थर्ड फॉर्म यूज कर लें, हाईएस्ट का वर्ड है वो सेल्फ कंपेयरिंग में चला जाएगा। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं, मैंने वैल्यू भी बता दी है, और वैल्यू के साथ एक करेक्टरिस्टिक भी दे दी कि हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि अब मैं जो भी वैल्यूज बताऊंगा 1970 की, वो इससे नीचे ही होंगी। कंपैरिजन मेरा डेवलप हो गया। ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा लगा के फिर वेयर एज का वर्ड भी लिख सकते हैं। वेयर एज द ट्रेन इज द मिनिमम विद अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन वैल्यू, या 2.5 कर देगा। अब मैंने दोनों एंड्स बता दिए हैं कि 1970 में सबसे ज्यादा कौन था और सबसे कम कौन है। बजाय इसके कि एग्जामिनर देखे, अच्छा ये 5 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, ये 4 है, अच्छा ये 2 मिलियन वाला सबसे कम है। आपने तो नहीं बताया, एग्जामिनर पे काम छोड़ा। जितना काम एग्जामिनर के लिए छोड़ेंगे उतने बैंड्स नीचे आने वाले हैं। आप एग्जामिनर को फर्स्ट को मैं बता दें, 5 मिलियन हाईएस्ट, 2 मिलियन लोवेस्ट। एग्जामिनर को अपनी पिक्चर क्लियर कर दी है कि 1970 में सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या था। अब आपका तीसरी चीज रह गई है, आप बता देंगे कि 1970 में जो हमारी बस की लाइन थी, दैट वाज इन बिटवीन द टू, विच वाज अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन। फिर आपकी आखिरी वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये वाली वर्डिंग एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है। अब हमने क्या किया है? हमने एक्चुअली एज पर द रिक्वायरमेंट मेन फीचर को डिस्कस कर लिया है कि तीनों की बात शुरू कहाँ से हो रही है, और उसको एट द सेम टाइम कंपेयरिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। इफ यू आर एबल टू डू दिस वेन एवर यू आर कोटिंग द फिगर्स, आप उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेवल्स पे आ जाते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे उनको कंपेयरिंग नहीं करनी आती, पहले एक लाइन को लिखना सीखें।
फिर आप देखिएगा कि मैंने 3 लाइन्स को इकट्ठा लिखना है, तो तीनों को इकट्ठा कैसे लिखना है, सिर्फ वैल्यूज कोड करके एक बार लाइन्स को लिखना सीखना, और फिर उसमें कंपेयरिंग के वर्ड्स ऐड कर, वो एक एक दो दो वर्ड ऐड करेंगे, आपका वही सेंटेंस चेंज होता जाएगा, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, आपको वर्डिंग समझ आ जाएगी कि मैंने कंपेयरिंग वर्ड्स ऐड कैसे करने। अब ये सारा काम आपने यहाँ तक कंटिन्यू कर लेना, मीन्स ये मैंने कहा था लाजमी बताने हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ये एंड वाले, ये लाजमी बताने हैं। अब जो दरमियान की वैल्यूज हैं, आप उसमें से कुछ वैल्यूज छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने खुद क्या समरी क्रिएट करें। समरी का हमेशा मतलब होता है कि सारी बातें नहीं लिखनी, क्योंकि फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, आप बीच बीच में से छोड़ दें। अब बताना क्या है, जो खास ट्रेंड है। हाँ, यहाँ पर ये खास ट्रेंड है, ये ऊपर गया और फिर कांस्टेंट हो गया। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन बनाएं, जिसके अंदर आप ये 80 से लेके 2010 को कवर करते हैं, और इसी के अंदर आप कंपेयरिंग करते हुए ट्रेन और बस को भी ले लो, जिसके अंदर अगेन बस का एक कांस्टेंट डिक्रीज आ रहा है या ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है, और इसी तरह ट्रेन का बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड आ रहा है, ट्रेन का एक कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है। ये दोनों कह लें कि एक दोनों के रेसिप्रोकली चल रहे हैं, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है। और 2000 में जाके ट्रेन में एक चीज कांस्टेंट थी, वो ये थी कि इन 10 सालों के अंदर हमारा जो फिगर है वो कांस्टेंट था, दैट इज 3 मिलियन एग्जैक्टली। ये कंपेयरिंग स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी और हमारे मेन ट्रेंड्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी 2030, क्योंकि प्रिडिक्शन वाली बात है, ये तो अलहदा से लिखे हैं इसको। मेकिंग सेंस? सो दैट इज द सोल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो लिखना है कंपेयरिंग में लिखना है और फिगर्स डालना है। यहां तक मुझे बताएं, ओके? अब सिर्फ एक चीज रहेगी, वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कितने पैराग्राफ बनाने हैं और क्या करना है। आखिरी बात, आपने जब भी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपने माय डियर फ्रेंड्स 4 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है? सबसे पहला पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रो। इसमें आपका जो ऊपर कैप्शन अभी मैंने पढ़ा है रिपोर्ट के अंदर, उसी कैप्शन को रीराइट कर दें, मगर वर्ड्स चेंज करके, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। कौन सा कैप्शन? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैप्शन, जो कि बोल्ड में। इसी लाइन को रीराइट करके नीचे लिख दें, सिंपल पैराफ्रेजिंग। ओपिनियन नहीं ऐड करना, यू रीराइट द सेम लाइन, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद जो आपका दूसरा पैराग्राफ होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है जनरल ट्रेंड। आप मुझे एक लाइन में ये बता सकते हैं कि एक जनरल ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, तीनों लाइनों का, एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, अच्छी ग्रीन लाइन का वर्ड यूज नहीं करना, एंटिटीज का नाम है वो यूज करना, बाकी आपने आंसर बिल्कुल सही दिए। द कार एंड ट्रेन शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, इन कंट्रास्ट वेयर एज ऑन द ऑपोजिट बस इज शोइंग द डिक्रीजिंग ट्रेंड। वन लाइन में जनरल ट्रेंड आ गया, नजर आ रहा है, 2 लाइन ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है। हाँ, बीच में उसकी फ्लक्चुएशन है वो अपनी जगह पे है, मगर जनरली क्या हो रहा है, जनरली हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू में डिफरेंस है, एक कम और एक ज्यादा। मेकिंग सेंस? तो ओवरव्यू का पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट जनरल ट्रेंड। आपने जब भी ओवरव्यू लिखना है, कोशिश करनी है कि जितनी एंटिटीज गिवन है, 2 3 4 5, उन सारी एंटिटीज का एक सम अप करके यहां पे लिखना है, ठीक है? इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना होता, इस वाले पैराग्राफ में फिगर्स नहीं डालने, बस आपने जनरली बताना है कि कार ऊपर की तरफ जा रही है, इवन तो उसमें बीच में कुछ वेरिएशंस हैं, सेम गोस ट्रेन, मगर जो बस है वो कांस्टेंट डिक्रीज पे आ रही है, ठीक है? बाकी जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, वो तीसरे और चौथे पैराग्राफ में आपने लाइंस को एक्सप्लेन ही करना होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको डिवाइड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेट वाइज जाऊं, तो इसके 3 हिस्से बन सकते हैं। पहला हिस्सा, आप स्टार्टिंग का एक ट्रेंड बता दें, ये 10 ईयर्स को एक में ले लें, और एक एंडिंग का ले लें, क्योंकि ये प्रिडिक्शन इसको बिल्कुल सेपरेट ले लें, और जो दरमियान का साइज को एक पैराग्राफ में डाल दें, क्योंकि ये पास्ट क्या है, ये पास्ट से लेके आप प्रेजेंट तक आ रहे हैं और फ्यूचर की बातें अलग कर दें। एक पैराग्राफ इसका बना लें, एक पैराग्राफ इस पोर्शन का बना लें, किसका बना लें, दैट्स वन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? आप टाइम वाइज नहीं जाना चाहते, आप एंटिटीज वाइज जाना चाहते हैं। इसमें एक एंटिटी है जिसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट सा ट्रेंड है, कार का। कार ना तो उनके कंपैरिजन में आ रहा है, और उसका नंबर जो है ना बहुत ज्यादा हाई है।
आप क्या चाहते हैं, आप कहते हैं मैं कार को ना एक अलग पैराग्राफ में सोलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, कर दे। मगर जब एक्सप्लेन करना है तो कार को कार की वैल्यू के साथ कंपेयर कर देना, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। आपने बताना है कि 1970 से 1980 तक कार का एक स्लाइट इंक्रीज है, मगर 1980 से 2000 तक कार का एक मॉडरेट इंक्रीज है। आपने कार को कार की वैल्यू के साथ कंपेयर कर दी। आप एक पैराग्राफ बेशक इसका बना दें, और आपको लग रहा है ये दोनों तो सेम सेम है, तो आप बेशक एक पैराग्राफ इन दोनों को मिला के बना दें। एग्जामिनर ने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। उसको बस इस पूरी रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, मगर चाहिए कंपेयरिंग फॉर्म में। तो आप सिंगल सिंगल करके कर दें, टाइम के साथ डिवाइड कर दें, जो मिलते जुलते हैं उनको एक पैराग्राफ में ले लें, एक सेपरेट ले लें। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। आप अगर मेरे से पूछेंगे सर बेस्ट क्या है, तो बेस्ट इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है कि आपको क्या सेल्फ कंपेयरिंग करनी आती है, फिर सोलो लाइन भी बेस्ट है। आपको कंट्रास्ट में कंपेयर करना आता है, आप ज्यादा अच्छे जुमले लिखते हैं, जैसे ट्रेन और बस का आप लिख रहे हैं, आप वैसे कर लें। आपने देखा आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप मुझे लिख के देंगे। When you will write something, you will send it to me, you will show me, I can check and I can tell you हाँ ये ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करें, सब एक तरीके से नहीं लिख सकते। तो गुड। तो जो आपको सूट कर जाएगा आपका वही पैटर्न बन जाएगा। इसलिए आपके जो टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो मिनिमम 4 तो जरूर होंगे। पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया ओवरव्यू, ये फिक्स पैराग्राफ है, और एक्सप्लेन करते हुए कम से कम उसको 2 हिस्सों में जरूर तकसीम करें। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप अगर ज्यादा भी बनाना चाहते हैं 4 5 6 बन सकते हैं। हाँ जी, बात समझ आ गई है। बन सकते हैं सर, 5 भी बना सकते हैं, आप 6 भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू। मगर है कि इतनी एंटिटीज भी फिर हों, कभी कभी डाटा ज्यादा होता है, बन भी जाते हैं। हाँ जी, कोई सवाल पूछना है इसके ऊपर? सब ओके? ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन फॉर दिस वन? जी सर, कंक्लूजन स्टेटमेंट होगी या पैराग्राफ? सर ऊंचा बोलिएगा, बहराम आवाज नहीं आ रही। सर कंक्लूजन स्टेटमेंट होगी या पैराग्राफ? नहीं सर, पार्ट 1 में, टास्क 1 में, एकेडमिक में कोई कंक्लूजन नहीं होता। इट्स जस्ट इंट्रो, ओवरव्यू एंड द एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। ये जो आपको ओवरव्यू का पैराग्राफ है, बेसिकली आपका समरी पैराग्राफ होता है, तो इसी में वो कह लें कि काइंड ऑफ कवर करता है। तो इसमें कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी सर। कौन सा वाला वर्ड? आप ट्रेवल्स कर सकते हैं, ठीक है, पीपल ट्रेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके चेंज तो करना पड़ेगा। यही तो फिर आप वो कैप शो करते हैं। अगर नहीं याद आ रहा तो फिर कंप्यूटर्स ही करो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू टास्क 1? गुड। ठीक है।